अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। मैं हूं आपका होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास सीज़न 1 एपिसोड 2। और जैसे आपको पता है कि हम जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस इस मास्टर क्लास में डिस्कस करते हैं। और चूंकि केसेस अगर 5 सफ़ों के भी हों जैसे ये वाला केस है तो फिर भी जो है 2-4 वीडियोस लग जाती हैं। तो आप देख रहे हैं सीज़न 1 और एपिसोड 2A। और आज जो हम केस डिस्कस करेंगे सेल्स टैक्स का होगा। उसके अलावा एविडेंस लॉ के हवाले से भी हम बात करेंगे आने वाले जो है पार्ट्स में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है सुप्रीम कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का। और सबसे पहले थोड़ी सी एडवर्टीज़मेंट कर दूँ, eastlaw.pk जो है वो ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे सारे केसेस डिजिटलाइज्ड हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है ना सर्विस है, लीगल सर्विस है पाकिस्तान की। आप यूज़ करें eastlaw.pk, मैं भी यूज़ करता हूँ और वहाँ पे ये केस जो है वहाँ से डाउनलोड मैंने किया है, मैं सब्सक्राइबर हूँ उसका। और ये है आज है हमारे पास 4 नवंबर 2018। आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। कोर्ट रूम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि टैक्स मास्टर क्लास में आप जो है 3 चीज़ें सीखेंगे, 3 किस्म की चीज़ें सीखेंगे। पहले आप ये सीखेंगे कि जो आप यहाँ पे ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेजेस हैं उनका टेक्निकल मतलब समझेंगे लॉ के सेंस में, जिस तरीके से कोर्ट्स ने और लॉ को इंटरप्रेट किया। दूसरा, आप इस फैसले का स्ट्रक्चर समझेंगे कि इस फैसले में किसने पटिशनर कौन था। इस केस में कमिश्नर इनलैंड जो है पटिशनर थे। पटिशनर का मतलब है कि जो दरख्वास्त लेके कोर्ट में गए कि जी जो फैसला आया था ट्रिब्यूनल का उसके ख़िलाफ़ ये मैं आपके पास रेफरेंस लाया। और जो है डिफेंडेंट जो है वो अली हसन मेटल रेवेन्यू वर्क्स है, यानी कि वो शख्स है जिनका ऑब्वियसली जो है कमिश्नर इनलैंड ने जो है क्या कहते हैं केस किया होगा, उनकी असेसमेंट की होगी। तो हम आज उस पर बात करेंगे। उसके अलावा स्ट्रक्चर के अलावा और यहाँ की टर्म्स के अलावा जो जजमेंट में जज साहिबान ऑनरेबल जज ने जो लॉजिक यूज़ किया और जो कंक्लूजन तक पहुँचे हैं वो भी हम आपके साथ इस टैक्स मास्टर क्लास में शेयर करेंगे, ताकि आप सीख सकें कि वो जो लॉ सेक्शंस और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, रूल्स जो हैं वो किस तरीके से किसी गिवन सिनेरियो पे अप्लाई होते हैं। आप में भी टैक्स प्रैक्टिशनर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, लॉयर हो, टैक्स जो है क्या कहते हैं से रिलेटेड आपका गवर्नमेंट जॉब हो, आप गवर्नमेंट ऑडिटर हो, कोई भी हो, तो टैक्स मास्टर क्लास आपको सिखाता है कि आपने जो है ना ये जो हाईएस्ट लेवल केसेस हैं इनसे कैसे आपने कानून सीखना है। और taxdosti.com पर आपको जो है ये टैक्स मास्टर क्लास मिलेगा। दिसंबर तक फ्री है, उसके बाद जो है इसकी सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगी। तो आप 999 रुपीज़ पे करके फॉर्म फिल करके आप इस सर्विस को कंटिन्यू करेंगे, हम आपके पास केसेस लाते रहेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस शाहिद जमील ख़ान और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी जो है इस कोर्ट लाहौर कोर्ट के इस कोर्ट में कमिश्नर इनकम टैक्स जो है वो रेफरेंस लाए। और बेसिकली उसका नंबर था STR नंबर 242 ऑफ 2015 और जजमेंट डेट है 1 नवंबर 2017 को। साइटेशन नंबर का मतलब है कि लॉ के या रेफरेंस की किन बुक्स में होगा, तो PTCL की किताब में 218 CL और 16 नंबर पेज पर जो है ये स्ट्रक्चर होता है। ये उस लॉ मैगज़ीन और रेफरेंस उस लॉ बुक का नाम होता है, फिर साल होता है, फिर ज़ाहिर बात है कि जो केसेस हैं उसका जो है मेन नाम है, और फिर उसके बाद पेज नंबर होता है। तो इसको आप जो है ईस्ट लॉ की वेबसाइट अगर है आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या फ्री में ट्रायल भी होता है आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप ये जब डालेंगे 2018 CL 16 तो आपको ये केस निकाल के दे देगा। तो ये साइटेशन नंबर है और ये केसेस को ढूंढने का सबसे तेज़ तरीन तरीका है, क्योंकि बाकी चीज़ें जैसे लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस साहब बाकी चीज़ें इवन कोर्ट केस का नंबर मिलता जुलता हो सकता है और जजमेंट्स भी एक दिन की हो सकती है, लेकिन ये यूनिक नंबर होता है।
और रिजल्ट क्या था कि जी रेफरेंस डिसाइडेड अगेंस्ट एप्लीकेंट डिपार्टमेंट, एप्लीकेंट यानी पटिशनर, जो कमिश्नर इनलैंड थे वो कोर्ट के पास गए कि उन्हें रिलीफ मिले, जिस पे हम देखेंगे, लेकिन जो है ना ये केस उनके अगेंस्ट फैसला हुआ। और आज जो है मैं जल्दी आपको स्क्रॉल करके दे दूं कि जजमेंट है, और जजमेंट के अंदर फिर ये क्वेश्चंस हैं जो सामने रखे गए, और फिर उसके फैक्ट्स हैं, और पैराग्राफ वाइज जो है पैराग्राफ नंबर 5, 6, 7 इस तरह करके इसको एक्सप्लेन किया गया है, और फिर फाइनल जजमेंट शो की गई है, और सारी बातें इसमें की गई हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरा नाम है एंथनी विलियम्स, और eastlaw.pk पे ये केसेस अवेलेबल हैं। तो आज जो है हम बात करेंगे सेल्स टैक्स के हवाले से। रेफरेंस तो ये पहले दो जुमले मैं इसमें पढ़ दूं कि मिस्टर जस्टिस शाहिद जमील खान बड़े स्मार्ट और अपराइट जज हैं, और मैंने खुद उनके कोर्ट में पेश हुआ हूँ। तो जो है क्या कहते हैं, बहुत कमांड होती है उनकी। मेरे सामने उन्होंने जो है क्या कहते हैं एक एक दिन में जो है कई दर्जन केसेस जो है ना अच्छी तरह स्टडी करके आए होते हैं, और उसको निपटाते हैं और जजमेंट देते हैं। Following questions are proposed for opinion under Section 47 of the Sales Tax Act 1990, Act of 1990, while a selling order dated 12 दिसंबर 2014, 12 दिसंबर 2000, passed by Appellate Tribunal Inland Revenue, लाहौर Appellate Tribunal। जब ये ब्रैकेट में आ जाता है इसका मतलब है कि दोबारा जब सेल्स टैक्स एक्ट का जिक्र होगा तो वहाँ सिर्फ एक्ट ऑफ 1990 लिखा जाएगा, कि दोबारा इस जजमेंट में जब ट्रिब्यूनल का जिक्र होगा तो सिर्फ एपिलेट ट्रिब्यूनल लिखा जाएगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी जो ये फॉलोइंग क्वेश्चंस है 1, 2, 3, 4 जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन पर हमारा ओपिनियन मांगा गया है। और इस ओपिनियन के ऑथर यानी जज तो दो थे, लेकिन जस्टिस शाहिद जमील साहब ने ये फैसला लिखा है, और सेक्शन 47 के हवाले से उन्होंने कहा है कि हमसे पूछा गया। तो मैं आपको सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का जो सेक्शन 47 है, जहां रेफरेंस टू हाई कोर्ट है, उसका जिक्र करूंगा इस केस के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा जानना ज़रूरी है कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट से आप क्या पूछ रहे हैं। और आपके कानून में, यानी यहाँ सेल्स टैक्स एक्ट की बात हो रही है, इस कानून के अंदर जो है ना वो क्या तरीक़ेकार बताया हुआ है, क्योंकि जो भी फिस्कल स्टेट्यूट्स होते हैं, टैक्सेशन और फाइनेंशियल लॉज होते हैं, वो खुद से कायनात होते हैं, यानी कि अपनी कायनात खुद होते हैं। उसके अंदर जो लिखा होता है आपने वही तरीका फॉलो करना होता है। कानून में, लॉ में, या उसके बनाए गए रूल्स या उसके मुताबिक नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स, उसी के मुताबिक आपने चलना होता है, डिपार्टमेंट ने भी चलना होता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने, अपीलेंट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ने एक फ़ैसला दिया। तो जो कमिश्नर इनलैंड है, यानी कि जो सरबराह होते हैं सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उनको वो फ़ैसला जो है ना इसलिए पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ ऐसे कानूनी नुक्ते हैं जो बेहतर है कि हम कोर्ट से पूछ लें तो बेहतर होगा। यानी कि हाई कोर्ट तो प्रोविंस के लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया, और रेफरेंस का जो मामला है वो कुछ इस तरह है कि उन्होंने फिर रेफरेंस लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि वैसे तो जब आप अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं हर महीने, तो वो फाइल होती रहती है, और फिर साल के बाद जो है अगर आपको कोई नोटिस आता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है कि आपने कोई रिटर्न किसी महीने मिस कर दी, टाइम पे फाइल नहीं की 15 तारीख को पिछले महीने की, या जो है कि कहते हैं आपने कुछ टैक्स कम काटा है, कम दिया, तो वो वजूहत हैं, और हम उस पर भी किसी दिन बात करेंगे जब हम टैक्स ऑडिट के हवाले से बात करेंगे या और किसी केस में। तो वो अगर है तो आपको सेक्शन 11 के तहत, सेक्शन 25 के तहत, आपको सेक्शन 72B के तहत आपको ऑडिट का नोटिस आएगा। ऑडिट का नोटिस आएगा, वो आपका रिकॉर्ड देखेंगे, फिर वो जो है ना सेक्शन 11 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक असेसमेंट ऑर्डर बनाएंगे। असेसमेंट ऑर्डर को जो है क्या कहते हैं, फिर आप चैलेंज कर सकते हैं पहले कलेक्टर अपील्स के पास कि जी ये जो इन्होंने ऑर्डर बनाया है, जो फैक्ट्स यूज़ किए हैं वो गलत है। फिर कलेक्टर अपील के बाद आप जा सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली वो सारा मरहला ये अली हसन मेटल्स कर चुके, और इनके फेवर में ही आया है ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से जो है अब जब अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी जो है अली हसन मेटल्स के फेवर में केस दे दिया है, तो कमिश्नर साहब जो है वो गए हैं और उन्होंने सेक्शन 47 का
حوالہ یوز کیا. تو یہ کہانی، وہ پچھلی کہانی اگر آپ سمجھ گئے تو 47 دیکھتے ہیں. 47 سیکشن 47 کا ٹائٹل ہے ریفرنس ٹو ہائی کورٹ. تو میں اس پہ بتا دوں کہ 2010 کے سے پہلے جو ہے سارے قوانین میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا جو قانون ہے وہ تینوں فیڈرل ٹیکس کے قوانین ہیں. تو ان ساروں میں اپیل کا سسٹم رائج تھا، یعنی کہ اپیلیٹ ٹریبیونل کے بعد آپ ہائی کورٹ کو اپیل کرتے تھے اور پھر آپ اپیل کرتے تھے سپریم کورٹ کو. تو وہ جو ہے معاملات کو تھوڑا سٹریم لائن کیا گیا کہ جتنے بھی فیکٹس ہیں جو اس کیس سے ریلیٹ ہے وہ تو ٹریبیونل تک آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے اور ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب کوشچن آف لا ارائز ہو، کوشچن آف لا کا مطلب ہے کہ جب جو لفظ لکھے ہیں قانون کے ان پہ دو رائے بن جائے، کہ علی حسن کی اپنی رائے بن جائے اور کمشنر کی اپنی رائے بن جائے، تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو ہے آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں. اور ہائی کورٹ جانے کا طریقہ ہے کہ آپ ریفرنس میں ہائی کورٹ جاتے ہیں، اور پھر آپ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ ایک ریٹ پٹیشن داخل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں. تو یہ سلسلہ چینج ہوا ہے 2010 سے. اور اس میں اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اب جو ہے صرف جو قانونی نکتے ہیں وہ ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے اور وہ اس پہ فیصلہ کریں گے، اور اس فیصلے سے اگر آپ کوئی بھی پارٹی کمشنر ان لینڈ یا علی حسن متفق نہ ہو تو پھر وہ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں، یا وہ ڈائریکٹ بھی ریٹ پٹیشن داخل کر سکتے ہیں ان قانونی نکتوں پہ کہ جی یہ چیز جو ہے نا آپ پلیز بتائیں کہ اس میں قانون کی صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے ان لفظوں کے جو پیارے پیارے لفظ مختلف سیکشنوں میں لکھے ہوتے ہیں. تو سیکشن 47 میں یہ ہے کہ ایک اگریوڈ پرسن، جس طرح علی حسن کے خلاف اگر فیصلہ آتا اور اس کے اندر کوئی قانونی بات ہوتی تو یا کمشنر ان لینڈ کو فیل ہوا کہ یہ جو اپیلنٹ ٹریبیونل کا فیصلہ آیا ہے اس میں کچھ قانونی پوائنٹس ہیں جس پہ ہائی کورٹ کی مدد لے لی جائے، پھر جو ہے یہ ہے سب سیکشن 1 آف سیکشن 47. سب سیکشن 2 آف 47 یہ کہتا ہے کہ پھر جو بھی پارٹی ہائی کورٹ جائے گی تو وہ ایک سٹیٹمنٹ بنائے گی ہائی کورٹ کے نام پہ، اس کا فارمیٹ بھی دیا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کا نام وغیرہ اور اپنا پٹیشنر ڈیفینڈنٹ وہ کر کے جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور پھر وہ جو فیکٹس ہیں ان سارے فیکٹس کو سامنے کیس کے سامنے فیکٹس کو سامنے رکھے گی، اور جو ٹریبیونل کے فیصلے سے قانونی پوائنٹ اٹھا ہے ان پوائنٹس کو بھی سامنے رکھے گی، اور پھر وہ اپلیکیشن جو ہے ہائی کورٹ رجسٹری میں داخل کرے گی، ہائی کورٹ کے پاس بھیجے گی. تو پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ اگر سیٹسفائی ہو جائے، یعنی یہ ججز صاحبان یہ اگر سیٹسفائی ہو جائے کہ اس میں قانونی نکتہ جو اٹھایا گیا ہے اس سے صرف اس فریق کو، یعنی کہ اس کو علی حسن کو کے بزنس کو یا کمشنر انگلینڈ کو نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو بعد میں بھی فائدہ ہوگا، اور اس طرح کی اور کیسز بھی ان کے سامنے آئے ہوئے ہیں، یا آگے چل کے فائدہ ہوگا اگر یہ پہلا کیس بھی ہے اس نوعیت کا، تو وہ جو ہے نا سیٹسفائی ہو جائیں گے اور اس کیس کی تاریخ سیٹ کر دیں گے. لاہور ہائی کورٹ میں تو ہوتا ہے آپ کو ایس ایم ایس وغیرہ آ جاتا ہے کہ پھر آپ کا یہ کورٹ اور ساری چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہے. پھر سیکشن 3، یہ سب سیکشن 3 ہے سیکشن 47 کا. پھر سب سیکشن 4، سب سیکشن کا مطلب ہے کہ ایک سیکشن ہے اس کی مختلف باتوں کو 1 2 3 4 کیا ہوا ہے. تو 4 میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ کیس کوئی ہائی کورٹ لے گا، سندھ ہائی کورٹ، کراچی ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ لے گا، تو جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں 2 ججز بیٹھیں گے. تو یہاں دیکھیں کہ 2 ججز ہیں، اور یہاں حوالہ دیا گیا ہے سول کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کا سیکشن نمبر 98، جس میں لکھا ہوا ہے کہ 2 ججز بیٹھیں گے. اگر متفق فیصلہ دیں تو ٹھیک ہے، اگر ڈفرینٹ دیں گے تو پھر چیف جسٹس آف ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ بھی اچھی بات ہے، 2 لوگ بیٹھیں گے تو بہتر فیصلہ آ سکے گا، کیونکہ دیکھیں نا ریفرنس ہے، اوپینین مانگا گیا ہے کہ جی دیکھیں ہماری کمشنر بھی کہہ رہے ہیں، اور جو بزنس ہوتا ہے جنہوں نے وکیل یا چارٹر اکاؤنٹنٹ کیے ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا قانون یعنی کورٹ کے لیول کی ہے کہ وہ بتائیں کہ صحیح چیز کیا. پھر سب سیکشن 5 میں جو ہے ہائی کورٹ میں ہیئرنگ کا ذکر ہے کہ جی ہیئرنگ ہوگی، اور اس ہیئرنگ کے بعد جو ہے نا فیصلہ سنایا جائے گا کہ ہمارے خیال سے ججز صاحبان جس طرح یہ فیصلہ ہے جس کو ہم
आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्स भी बताए हुए हैं, सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि फ़ैसला जो है कि क्या है, और ट्रिब्यूनल को भी बता दिया जाएगा। फिर सब सेक्शन 6 में कहते हैं कि जो कॉस्ट आएगी, जो खर्चा आएगा, वो या तो कमिश्नर देगा या जो दूसरा पार्टी है वो देगी। फिर उसके अलावा जो है इसके अंदर ज़ाहिर बात है, अब ये सेल्स टैक्स का कानून है, तो वो जो टैक्स मांगा गया है या जिस वजह से ये गए हैं कोर्ट में, ये लोग गए हैं, कमिश्नर गया है या अली हसन मेटल्स गए हैं, तो वो टैक्स का क्या बना, वो जो सेल्स टैक्स जिस पे डिस्प्यूट था, जिस वजह से पहले वो कमिश्नर अपील्स के पास, कलेक्टर अपील्स के पास गए, फिर ट्रिब्यूनल गए, तो सब सेक्शन 7 में लिखा है कि टैक्स हर हाल में पे करना होगा। लेकिन आगे जो सेक्शन है उसमें लिखा है कि अगर वो कोर्ट स्टे करवा देती है, कि उससे लगता है कि ये जो कानूनी फैसला रेफरेंस हमारे पास आया, इसके बाद जो है वो शायद इस जो है अली हसन को टैक्स ना देना पड़े, तो वो जो है रुकवा भी सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक सिर्फ रुकवा सकते हैं। तो यहीं पे लिखा है सेल्स टैक्स सेक्शन 47 सब सेक्शन 7 में कि जी हाई को जो है ना टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, अगर हाई कोर्ट ने रोक दिया तो फिर जो है क्या कहते हैं ठीक है। और अगर फैसले के बाद भी जो है क्या कहते हैं जो बिजनेस है जिस पर या तो केस किया या बिजनेस खुद गया है कोर्ट में, वो उसके हक में आ जाता है, तो फिर वो सारे पैसे रिफंड या वो सब कुछ बनता है और रिकवरी का तरीका होता है। इसी के अलावा यहाँ पे इसमें एक दो और बातें भी लिखी हैं कि जी जो कमिश्नर इनलैंड होगा, ये जो रेफरेंस दाखिल करेगा, तो डिप्टी कमिश्नर वगैरह नहीं कर सकते, ये कमिश्नर की इजाज़त से होगा। और कमिश्नर जो है वो किसी भी एडिशनल कमिश्नर को, यानी अपने बाद वाले लेवल के बंदे को कहेगा, ऑथराइज कर सकता है कि वो ये केस फाइल करे, लेकिन ये कमिश्नर इनलैंड के नाम पे ही केस किया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर खुद से रेफरेंस नहीं दाखिल कर सकता अपने किसी फैसले के मुतालिक, जो फिर पहले कलेक्टर अपील्स चला गया, फिर ट्रिब्यूनल चला गया, तो फिर वो नहीं कर सकता। कमिश्नर साहब जो है वो डिसाइड करेंगे कि इसमें कानूनी नुक्ते हैं और ये वहाँ जाएगा। तो इस तरह हमने देखा सेक्शन 47 जो इस केस की वजह बना है। टैक्स मास्टर क्लास में आप ये सीख रहे हैं कि बेसिकली कोर्ट में केसेस क्यों गए हैं, और अगर गए हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन पटिशनर है, कौन अपील कर रहा है, और रेफरेंस जो है ना उससे क्या मुराद है। तो इसमें पूरा जुमला रेफरेंस डिसाइडेड अगेंस्ट एप्लीकेंट डिपार्टमेंट का मतलब है कि ये एप्लीकेंट है, ये प्लेंटिफ है, इसने इसके ये जो ट्रिब्यूनल का फैसला आया था अली हसन के फेवर में, उसके अगेंस्ट इसने कानूनी पॉइंट्स उठाए। लेकिन इवन इस फैसले में भी लाहौर हाई कोर्ट ने, जस्टिस शाहिद जमील खान ने फैसला इनके अगेंस्ट दिया है। जो पॉइंट्स ये लेके गए थे वो नहीं माने, और जो ट्रिब्यूनल ने दिए थे या जो अली मेटल्स ने दिए थे उनके पॉइंट्स वो माने हैं। तो सेक्शन 47 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक रेफरेंस दाखिल किया जा सकता है, उसका प्रॉपर तरीका है। टैक्स फिर भी देना पड़ेगा अनलेस के जो कोर्ट जहाँ पे आपने रेफरेंस दाखिल किया है वो कहे कि नहीं जी अभी रोक लें, उसमें भी वो 6 मंथ्स तक का रुकेगा, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा, देना पड़ेगा टैक्स। तो आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास, हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्स टैक्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस। और कल नेक्स्ट एपिसोड में सीज़न 1 एपिसोड 2B में, इस वक्त आप 2A देख रहे हैं, हम वो 4 सवाल देखेंगे जो कमिश्नर इनलैंड ने बना के भेजे, और उसमें जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं और जो पूरा लॉजिक है सेल्स टैक्स का रिगार्डिंग कि अगर कोई शख्स ब्लैक लिस्टेड कंपनी से जो है ना इन्वाइसेस ले रहा है तो वो उस पर इनपुट क्लेम नहीं कर सकेगा, और ब्लैक लिस्टेड वो कब हुई हैं और वो इन्वाइसेस उनको कब मिली हैं। तो ये इससे मुतालिक केस है और इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं हम डिस्कशन करेंगे। आप टैक्स मास्टर क्लास देख रहे हैं, आप हमारे टैक्स मास्टर क्लास क्लब के मेंबर हैं। अगर आपने फॉर्म भर लिया है, इसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगी जनवरी से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्रिप्शन पे करें और कॉल करें हमें 0321 4409 009 पे, या आप taxdosti.com पेज को विज़िट करें, वेबसाइट को, यूट्यूब चैनल को या फेसबुक पेज को, तो आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। मैं हूं आपका टैक्स होस्ट, थैंक यू, एंथनी विलियम्स।